हेलो। मैं चेतन लाल रेगर से आचार्य समाजशास्त्र राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत समाजशास्त्र विषय की जो अवधारणा है सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में कुछ आगे की जो बात है वो चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सामाजिक स्त्रीकरण की कंसेप्ट के बारे में चर्चा की थी, आज हम सामाजिक स्त्रीकरण के आधार के बारे में चर्चा करेंगे। बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रीफिकेशन, अर्थात स्त्रीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है, किंतु उसके जो आधार है वो समान नहीं है। फिर भी विद्वानों ने कुछ सामान्य आधारों का उल्लेख किया है, जिसमें पार्सन्स ने व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारित करने वाले 6 कारणों का उल्लेख किया है जो स्त्रीकरण को तय करते हैं, जिसमें वे नातेदारी समूह की सहायता, व्यक्तिगत विशेषताएं, अर्जित उपलब्धियां, द्रव्यजात स्तर तथा शक्ति। इसी प्रकार सोरोकिन तथा वेबर ने सामाजिक स्त्रीकरण के प्रमुख 3 आधारों का जिक्र किया है, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक का उल्लेख किया है। इसी प्रकार कार्ल मार्क्स ने केवल आर्थिक आधार को महत्वपूर्ण आधार माना है और इन्होंने समाज को स्त्रीकरण के 2 आधार यानी 2 वर्ग बताए हैं, एक पूंजीपति वर्ग, दूसरा श्रमिक वर्ग। तो स्त्रीकरण के सभी आधारों को अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो हम इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो आधार है उसको हम प्राणीशास्त्रीय आधार के रूप में ले सकते हैं। प्राणीशास्त्रीय आधार के अंतर्गत जो आधार है स्त्रीकरण के निर्धारण के, उसमें पहला है लिंग। तो लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों के रूप में समाज का स्त्रीकरण सबसे प्राचीन है। साधारणतः सभी समाजों में पुरुषों की जो स्थिति है स्त्रियों से ऊंची मानी जाती है। कई पद ऐसे हैं जो केवल पुरुषों के लिए ही निर्धारित हैं, जैसे सेना में स्त्रियों को नहीं लिया जाता है। परंपरा के अनुसार भी अमेरिका का जो राष्ट्रपति है कोई भी स्त्री नहीं बन सकती, यदि भी संवैधानिक रूप से ऐसे कोई अड़चन नहीं है। तो कहने का तात्पर्य लिंग को आधार माना है। दूसरा आधार आयु। प्रत्येक समाज में कई पद ऐसे होते हैं जो एक निश्चित आयु के व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। तो आयु के आधार पर समाज में प्रमुख 4 स्तर बताए गए हैं: शिशु, किशोर, प्रौढ़ और वृद्ध। ये महत्वपूर्ण जो 4 स्तर हैं सामान्यतः समाज में देखने को मिलते हैं। अर्थात जो महत्वपूर्ण पद होता है वो बड़ी आयु के लोगों को प्रदान किए जाते हैं। भारत में परिवार, जाति एवं जो ग्राम पंचायत है के मुखिया का जो पद होता है वह वयोवृद्ध व्यक्ति को ही दिया जाता रहा है। तो यह माना जाता है कि आयु के आधार पर जो मुखिया का जो पद है वो समाज में दिया गया है। तो आयु के आधार पर समाज में पदों का निर्धारण किया गया है। इसी प्रकार से प्राणीशास्त्रीय आधार में तीसरा जो आधार बताया गया है वह है प्रजाति। प्रजाति के आधार पर भी सामाजिक स्त्रीकरण में यह देखा जाता है कि जहाँ एक से अधिक जनजातियाँ साथ साथ रहती है, तो जिस प्रजाति के लोग शासन एवं सत्ता में होते हैं तथा संपन्न होते हैं, वहाँ प्रजाति का जो स्थान है दूसरी प्रजातियों की तुलना में श्रेष्ठ मानी जाती है। इसी प्रकार अमेरिका, अफ्रीका में भी गौरी प्रजाति ने काली प्रजाति से अपने को श्रेष्ठ घोषित किया है। तो अनेक सुविधाएं जो है, विशेषाधिकार जो है वह गौरी प्रजाति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से प्रजाति के अलावा जन्म को भी प्राणीशास्त्रीय आधार माना गया है। जन्म भी सामाजिक स्त्रीकरण को उत्पन्न करता है, यानी कि जो लोग उच्च कुल, वंश या जाति में जन्म लेते हैं उनकी जो परिस्थिति दूसरों से श्रेष्ठ मानी गई है। इसी प्रकार से शारीरिक व बौद्धिक कुशलता। वर्तमान समय में व्यक्ति की परिस्थिति एवं स्तर का निर्धारण उसकी शारीरिक और मानसिक कुशलता, योग्यता, क्षमता पर आधार होना लगा है। जो लोग अकुशल हैं, पागल हैं, क्षीणकाय हैं, आलसी है, अयोग्य हैं,
उनका जो स्तर है उन लोगों से नीचा माना जाता है। जो बुद्धिमान होते हैं, परिश्रमी होते हैं, हष्ट-पुष्ट या कुशल होते हैं। तो साम्यवादी देशों में भी इन गुणों के आधार पर स्त्रीकरण देखा जाता है। इसी प्रकार से ये जो प्राणी शास्त्रीय आधार के अलावा समाज में कुछ और ऐसे भी आधार हैं जिसके आधार पर समाज में स्त्रीकरण देखा जा सकता है। तो ये 5 आधार प्राणी शास्त्रीय आधार के अंतर्गत गिने गए हैं। और दूसरा जो आधार जिसके आधार पर समाज में स्त्रीकरण देखा जा सकता है वह है सामाजिक एवं सांस्कृतिक। इसके अंतर्गत पहली बात जो पहला आधार है वह है प्रॉपर्टी अर्थात संपत्ति। संपत्ति के आधार पर भी समाज में स्त्रीकरण किया जाता है। आधुनिक समाजों में भी नहीं बल्कि आदिम समाजों में भी संपत्ति के अधिकार पर ऊंच नीच का भेदभाव पाया जाता है। समाज में वे लोग ऊंचे माने जाते हैं जिनके पास अधिक प्रॉपर्टी होती है और वे सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, विलासिता की वस्तुओं को खरीदने की क्षमता रखते हैं। और इसके विपरीत जो गरीब होते हैं, जो प्रॉपर्टी विहीन होते हैं, उनकी स्थिति सामान्यतः निम्न मानी गई है। इसी प्रकार व्यवसाय दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक आधार व्यवसाय को माना गया है। व्यवसाय भी सामाजिक स्त्रीकरण का प्रमुख आधार है। समाज में कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जो सम्मानजनक होते हैं, ऊंचे माने जाते हैं और कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं जिनकी स्थिति निम्न और घृणित व्यवसाय में मानी जाती है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक, प्राध्यापक आदि का जो व्यवसाय है, बाल काटने, कपड़े धोने या चमड़े का कार्य करने वाले व्यवसाय की तुलना में श्रेष्ठ और सम्मानीय माना गया है। इस प्रकार से व्यवसाय को लेकर के भी समाज में स्त्रीकरण देखा जा सकता है। नंबर 3 धार्मिक ज्ञान। धर्म प्रधान समाजों में धर्म भी स्त्रीकरण को उत्पन्न करता है। जो लोग धार्मिक कर्मकांड में जुड़े हुए होते हैं, धार्मिक उपदेश देते हैं, धर्म के अध्ययन में लगे रहते हैं, उन्हें सामान्य लोगों से ऊंचा माना जाता है। तो भारत में जो पुजारी जो है, धार्मिक गुरु है, जो साधु संत हैं, उनकी ब्राह्मणों की जो सामाजिक स्थिति है, उनकी धार्मिक और धर्म से जुड़े होने के कारण ही ऊंची मानी गई है। तो वर्तमान में धर्म के महत्व के घटने के साथ साथ धर्म और उससे संबंधित होने के कारण उनका प्रभाव कमजोर होता गया है। इसी प्रकार नंबर 4 राजनीतिक शक्ति। सत्ता एवं अधिकार के आधार पर भी समाज में संस्तरण पाया जाता है। जिन लोगों के पास सैनिक शक्ति, सत्ता, शासन की बागडोर होती है, उनकी स्थिति उन लोगों से ऊंची मानी जाती है जो सत्ता या सत्ता से विहीन होते हैं। तो शासक और शासित का जो भेद है सभी समाजों में देखा गया है। तो इस प्रकार से सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर भी ये 4 आधार जो है सामाजिक स्त्रीकरण के बताए गए हैं। तो इस प्रकार सामाजिक स्त्रीकरण के जो प्रकार हैं इनको हम अलग अलग स्तर के आधार पर इनके आधारों को बताया गया है। अब बात आती है सामाजिक स्त्रीकरण के स्वरूप की, अर्थात इनकी प्रकार की, कि वो कौन से प्रकार हैं जो सामाजिक स्त्रीकरण के स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। तो बोटोमोर ने मानव इतिहास में प्रचलित सामाजिक स्त्रीकरण के जो प्रमुख 4 स्वरूपों को इन्होंने यहाँ बताया है। उसमें दास प्रथा है, जागीरें हैं, जाति है, सामाजिक वर्ग, इनका इन्होंने उल्लेख किया है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले दास प्रथा की। दास प्रथा असमानता के चरम रूप का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें व्यक्तियों के कुछ समूह पूर्ण रूप से अधिकारों से वंचित होते हैं। अनेक कालों एवं स्थानों पर दास प्रथा का प्रचलन रहा है, किंतु प्राचीन समय में यूनान और रोम में तथा 18वीं एवं 19वीं सदी में दक्षिणी अमेरिका में इसका प्रमुख रूप से प्रचलन रहा है। दास को परिभाषित करते हुए एल.टी. होबहाउस ने लिखा था कि एक व्यक्ति जिसे कानून और प्रथा दूसरे की प्रॉपर्टी मानते हैं, चरम अवस्थाओं में वह पूर्णतः अधिकारों से वंचित रहता है तथा शुद्ध व्यक्तिगत संपत्ति की वस्तु है। दूसरी स्थितियों में उसकी कुछ रक्षा की जा सकती है, लेकिन एक बैल अथवा गधे की तरह ही उनकी स्थिति देखी जा सकती है। इसी प्रकार एच.जे. निवोड ने भी दास प्रथा में दास की सामाजिक दशा का वर्णन करते हुए लिखा था कि प्रत्येक दास का एक स्वामी होता है जिसके अधीन उसे रहना पड़ता है और यह अधीनता विशेष प्रकार की होती है। तो स्वामी को दास पर शक्ति प्रयोग करने की निर्बाध स्वतंत्रता होती है। तो दास स्वामी की प्रॉपर्टी होता है, दास को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होता है। तो सामाजिक रूप से वह एक तरह से तिरस्कृत होता है, तो दास को अनिवार्य रूप से लेबरिंग करनी पड़ती है। तो इस प्रकार दास प्रथा की जो व्यवस्था है के आधार पर भी
समाज में जो है स्त्रीकरण का स्वरूप दिखाई देता है। दूसरी बात, जागीरें। जागीर प्रथा का प्रचलन मध्ययुगीन यूरोप में रहा, जिसे प्रथा एवं कानून की मान्यता प्राप्त थी। जागीर प्रथा में 3 प्रमुख वर्ग थे, पादरी, सरदार और साधारण जन। तो प्रत्येक वर्ग की जीवन शैली एवं संस्कृति अलग थी। सामाजिक संस्तरण में सर्वोच्च स्थान पादरियों का था, क्योंकि उस समय राज्य भी चर्चा के अधीन थे। नियमानुसार तो पादरी सर्वोच्च थे, किंतु उन्हें कोई पद प्राप्त नहीं था। तो उस समय राज्य भी चर्च के अधीन था, इसलिए तो वे व्यावसायिक रूप से राजवंश के सरदारों से नीचे माने गए। तो जिन पादरियों की उपाधियां दी गई थी वे सरदारों से कोई संबंध नहीं रखते थे। कई पादरी तो अविवाहित थे, अतः उनका कोई परिवार नहीं था। परिवार जो कि सामाजिक स्त्रीकरण की एक इकाई माना गया है, के अभाव में पादरियों की सामाजिक स्थिति स्पष्ट नहीं थी। फिर भी उनके माता पिता के परिवारों के आधार पर उनकी स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है। तो बोटोमेयर ने जागीर प्रथा की 3 प्रमुख विशेषताओं का यहाँ वर्णन किया है, उल्लेख किया है। नंबर 1 कि प्रत्येक जागीर की एक वैधानिक परिभाषा थी। उनके अधिकार, कर्तव्य, विशेषाधिकार, दायित्वों के आधार पर समाज में उनकी एक निश्चित परिस्थिति होती थी। दूसरी, जागीरों में स्पष्ट श्रम विभाजन पाया जाता था। जैसे कुलीन सबकी रक्षा करते थे, पुजारी सबके लिए प्रार्थना करते थे, श्रम साधारण सबके लिए भोजन जुटाते थे। तीसरी, स्त्री जागीर राजनीतिक समूह भी थी, उनके पास राजनीतिक शक्ति थी। भारत में भी मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल की जो सामंती व्यवस्था में यूरोपीय जागीर प्रथा के लक्षण देखे जा सकते हैं। यद्यपि इसका स्वरूप आर्थिक व सैनिक रहा है और यह जाति की विशेषता से भी युक्त रही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जाति प्रथा ने भी समाज में स्त्रीकरण पैदा किया है। तो इस प्रकार से दास प्रथा, जागीर और तीसरी जो स्थिति है वह है बंद स्त्रीकरण। बंद स्त्रीकरण से तात्पर्य है कि जाति प्रथा, कि जब हम जातिगत संस्करण की चर्चा करते हैं तो हमारा ध्यान जो है भारतीय जाति व्यवस्था की ओर जाता है। इसका कारण ये नहीं है कि केवल भारत में जाति प्रथा पाई जाती है या इसका पूर्ण रूप यहीं पर विद्यमान है, वरन इसका कारण ये है कि भारत में जाति प्रथा की पराकाष्ठा है। भारतीय जाति व्यवस्था का अनेक विद्वानों ने अध्ययन किया। जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है। प्रत्येक जाति का एक नाम होता है, एक व्यवसाय होता है। तो एक जाति के लोगों का एक वंशानुगत व्यवसाय होता है और एक जाति के सदस्य अपनी जाति में विवाह करते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक जाति की एक जीवन शैली होती है और जाति के सदस्य अपनी जाति में विवाह भी करते हैं। इसके संबंध में मजूमदार ने भी कहा था कि जाति एक बंद वर्ग है, और कोले ने भी कहा था कि जब एक वर्ग अपनी आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। तो इसके संदर्भ में एन के दत्ता एवं घुरिये ने कुछ इनकी विशेषताओं का उल्लेख किया है कि जाति प्रथा के अंतर्गत ये विशेषताएं प्रमुख रूप से देखी जा सकती है। इसमें पहली विशेषता जो है वह है कि जाति की सदस्यता जन्मजात होती है। नंबर 2, जाति समाज का खंडात्मक विभाजन है। नंबर 3, जाति व्यवस्था में उच्चता एवं निम्नता का क्रम पाया जाता है। नंबर 4, प्रत्येक जाति एक अंतर्विवाही समूह है। नंबर 5, प्रत्येक जाति का एक वंशानुगत व्यवसाय होता है। नंबर 6, जाति के सदस्य खान पान एवं सामाजिक सहवास संबंधी नियमों का पालन करते हैं। नंबर 7, प्रत्येक जाति का एक राजनीतिक स्वरूप होता है। इस रूप में जाति पंचायती नियमों के अनुसार कार्य करती है। नंबर 8, जाति की जो सदस्यता है संपूर्ण जीवन के लिए होते हैं, अर्थात कोई भी व्यक्ति प्रयत्न के द्वारा भी जाति की सदस्यता से को बदल नहीं सकता। तो कहने का तात्पर्य जाति प्रथा की इन विशेषताओं के आधार पर भारत में संस्तरण की व्यवस्था देखी जा सकती है। तो जाति समाज एक खंड का निर्माण करती है और जाति व्यवस्था से पूर्ण भारत में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन भी था। वर्ण को अगर देखें तो हम वर्ण प्रमुख रूप से 4 प्रकार के वर्ण भारतीय समाज में देखे जा सकते हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हालांकि वर्णों का जो निर्माण है कर्म के आधार पर किया गया है, जिसने जैसा व्यवसाय या कर्म किया उसी के अनुसार उन वर्णों का निर्धारण होता गया।
फिर भी जाति की 3 और विशेषताएं जो बताई है उसमें है कि जाति जन्म से निर्धारित होती है, जाति व्यक्ति जीते जी बदल नहीं सकता, व्यक्ति अपनी जाति में रह कर के जीवन साथी का चुनाव करता है। तो जाति व्यवस्था के संदर्भ के साथ साथ एक दूसरा जो वर्ग है वह है खुला स्त्रीकरण। खुला स्त्रीकरण से तात्पर्य है सामाजिक वर्ग, सोशल क्लास। वर्ग सामाजिक स्त्रीकरण का भी एक प्रमुख स्वरूप है। लगभग सभी समाजों में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है। एक सी सामाजिक परिस्थिति वाले व्यक्तियों के समूह को एक वर्ग कहा जाता है। जन्म के अतिरिक्त किसी भी आधार पर समाज में समूह का निर्माण वर्ग कहलाता है। वर्गों का आधार आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक भी है। वर्ग को परिभाषित करते हुए ओकबर्न ने लिखा था कि एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिसकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से सामाजिक स्थिति होती है। इसी संदर्भ में मैकावेर पेज ने भी कहा था कि एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से अलग किया जा सके। तो इस प्रकार से सामाजिक परिस्थितियों को धारण करने वाले व्यक्ति एक वर्ग का निर्माण करते हैं। जब वर्ग का निर्माण होता है तो हमें वर्ग के संदर्भ में कुछ उसकी विशेषताएं हैं जिसका भी हमें यहाँ वर्णन करना आवश्यक है। वर्ग में समूह का उतार चढ़ाव पाया जाता है। नंबर 2, वर्ग के लोगों की जो सामाजिक परिस्थिति वो लगभग समान होती है और एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के प्रति उच्चता एवं हीनता की भावना रखते हैं। नंबर 4, प्रत्येक वर्ग में वर्ग चेतना पाई जाती है और ये वर्ग चेतना उनके व्यवहारों एवं वर्गों के पारस्परिक व्यवस्था के तय करते हैं। नंबर 5, एक वर्ग के लोगों के सामाजिक संबंध जो है प्राय अपने ही वर्ग के लोगों तक सीमित होते हैं। अन्य वर्गों में एक निश्चित सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं। नंबर 6, वर्ग व्यवस्था जाति की भांति कठोर एवं बंद न होकर के एक मुक्त व्यवस्था है, अर्थात एक व्यक्ति एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आ जा सकता है। इसी प्रकार नंबर 7 भी जो विशेषता है कि वर्ग में जन्म का महत्व नहीं होता है। नंबर 8, प्रत्येक सामाजिक वर्ग के कई उपवर्ग भी पाए जाते हैं। नंबर 9, एक वर्ग के लोगों का जीवन कुछ विशिष्ट सुविधाओं अवसर समान रूप से प्राप्त होते हैं। और नंबर 10, वर्ग की सदस्यता पूर्णतया अर्जित होती है। नंबर 11, एक वर्ग के लोगों का जीवन जीने का जो तरीका है वो लगभग समान होता है। इसी प्रकार नंबर 12, वर्ग कम स्थिर हैं अर्थात उसमें परिवर्तन होता रहता है। एक व्यक्ति के लिए वर्ग सदस्यता बदलना भी संभव है। नंबर 13, एक वर्ग को पहचानने एवं दूसरे वर्ग से भिन्न करने के लिए बाह्य लक्षणों जैसे पहनावा, मकान, शिक्षा, आय, बोलने का तरीका, खान पान आदि का सहारा लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से वर्गों का जो निर्धारण है, वर्ग की विशेषताएं हैं, उनके आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि भारतीय समाज में जो सामाजिक स्त्रीकरण का जो प्रकार है उनके विभिन्न स्वरूप का वर्णन हमने इस प्रकार किया, जिसको अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अपने अपने हिसाब से उसको डिफाइन किया है। थैंक यू।